गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट क्लास हमारी केमिस्ट्री की 15वीं क्लास है हमारी आज। तो कल क्या किया था हमने, आपको सबको अणुभार निकालना समझा दिया था और कैसे अणुभार निकालते हैं, उसी के अंदर कैसे परसेंटेज निकालते हैं। जैसे ये बताया था आपको NH2CO NH2 किस चीज़ का फार्मूला जी है, खाने वाली चीनी का, यूरिया। तो इसमें किस तरह से इसका अणुभार निकालते हैं और कैसे इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं, तो ये सब चीज़ आपको कल बता दी थी। आज हमने जो आगे करना है वो हम करेंगे कि रिएक्शन करवाने पे जैसे पूछता कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछता है ये पूछेगा कि 20 ग्राम हाइड्रोजन से, 20 ग्राम किससे, हाइड्रोजन से कितने ग्राम वाटर बनाया जा सकता है। ठीक है, जलाने पर पूछेगा क्वेश्चन। उड़ जाने के लिए क्या बताता है, ये पूछता है जलाने पर। केमिस्ट्री के अंदर जहां पर भी शब्द हो जलाना, केमिस्ट्री के अंदर आप ध्यान रखेगा जहां पर भी शब्द होगा जलाना, तो उसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की रिएक्शन की बात कर रहा है ताकि उससे पानी बने। ठीक है, तो इसको हम कैसे बताएंगे, क्वेश्चन क्या पूछेगा, 20 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन को जला दें तो कितना पानी वो हमें दे देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अगर हमने ये बनाया तो ये क्या बन जाएगा, H2O प्लस O2, ये बन जाएगा। सबसे पहले तो ये हो जाएगा, लेकिन हमारे को क्या है इसमें ना, देखो अब इसमें तो 4 हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ 2 ही है। तो ये इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करते हैं, और इनको बोलते हैं प्रोडक्ट, जो उत्पाद हमारा बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन होती है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये इक्वल होने चाहिए हमारी रिएक्शन के अंदर। तो देखिए कैसे करेंगे, 2H2O। ठीक है, 2H2O कैसे निकालते हैं इसको, देखो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक बार। देखिए 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, तो इससे कितना पानी बन जाएगा, रिएक्शन करेंगे, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, 2H2O, 2 ऑक्सीजन होगी, 4 हाइड्रोजन होगी, पूरी होगी कि नहीं होगी जी। तो ये हमारी होगी रिएक्शन 2H2 प्लस O2, तो 2H2O पानी बना दिया। अब हम इसको देखेंगे कैसे कि कितने ग्राम ऑक्सीजन, कितने ग्राम पानी बना है और कितने ग्राम हाइड्रोजन हमने ली है। तो ये देखिए यहाँ इसका अणुभार निकाल सकते हैं हम, 2H2, तो 2H कितना है, H का अणुभार कितना होता है, H का परमाणु भार 1 होता है, और कितने तत्व हैं, 2। इसको भूल जाएंगे भाई, फिलहाल सिर्फ इसको याद रखेंगे। दिस इज इक्वल टू कितना पानी बनाया इसने, 2, 1 गुना 2 प्लस 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया 4 ग्राम, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 36 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब 4 ग्राम हाइड्रोजन को हम जलाएंगे मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे 4 ग्राम हाइड्रोजन को, तो ये हमें 36 ग्राम पानी दे देगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन जलेगी ऑक्सीजन में, ये हमें 36 ग्राम पानी दे देगा। और निकालना कितना था हमने, 20 ग्राम का, तो 4 से 36 देगा तो 1 से कितना देगा, 36/4, और 20 ग्राम से कितना देगा, 180 ग्राम। ठीक है, जब हम 20 ग्राम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो ये 180 ग्राम हमें दे देगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल ऐसे नहीं बनाता है, तो नॉर्मल पूछता है। ठीक है, तो फिर भी एक एग्जाम्पल और करवा देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे और बहुत ईजी क्वेश्चन आप इसमें ना फंसो। देखिए अब कितनी कार्बन, कितना क्वेश्चन आपका 60 ग्राम कार्बन को, क्वेश्चन आपका 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, जलाने का मतलब रिएक्शन करने पर, 60 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर वो कितना CO2 देगा, वो कितना
CO2 देगा। CO2 पूछ रहा है कि ऑक्सीजन पूछ रहा है जी? बिल्कुल CO2 पूछ रहा है, CO2 देगा। ठीक है, अब आपको ये तो बताइए कि जितनी भी हमारी गैसेज है ना, जैसे गैसेज है हमारी H2 होगी, N2, O2, ठीक है, Cl2, ये जितनी गैस है ना, ये आपकी द्रव्य परमाणु, ये ऐसे ऐसे नहीं स्टेबल रहेगी, ऐसे कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, तब तो है, लेकिन जब गैस बनेगी तो ये H2, N2, O2 मतलब दो की फॉर्म में रहेगी। जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, दो परमाणु, तभी वो स्टेबल रह पाएंगी। ठीक है, अकेले अकेले स्टेबल नहीं रहती, और इसी को बोलते हैं द्रव्य परमाणु। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य परमाणु। ठीक है, तो हमने यहाँ ये बताना है कि 60 ग्राम कार्बन को हम जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती हुई कोई भी चीज, तो वो कितने ग्राम CO2 दे देगी। देखिए इसकी रिएक्शन क्या होती है। कार्बन अकेला है, कार्बन कभी सुना है C2 नहीं होता, C3 नहीं होता, तो कार्बन जो है वो यहाँ पे स्टेबल रह सकता है, और ऑक्सीजन जो है ये द्रव्य परमाणु है, ये दो परमाणुओं के अंदर भी स्टेबल रहेगा। तो इससे हमारा ये बन जाएगा CO2 गैस बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन यहाँ कितनी है, कार्बन का वेट कितना होता है 12, तो यानी कि 12 ग्राम कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया है, तो ये कितना बन गया हमारा 12 प्लस में 16 गुणा 2 32, यानी कि ये बन गया हमारा 44 ग्राम। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 ग्राम। अब पूछ कितना रहा 60 ग्राम, 1 ग्राम जलाएंगे तो 44/12 हो जाएगा, और 60 ग्राम जलाएंगे तो ये हो जाएगा 60, तो 220 ग्राम CO2 हमें दे देगा। अगर 60 ग्राम हम कार्बन जलाएंगे तो ये हमें 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देगा। ठीक है, अगर 60 ग्राम ऑक्सीजन हम जलाएंगे। समझ में आ गया जी आपको धीरज? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको वेट निकालना आना चाहिए और रिएक्शन करवानी आनी चाहिए। ठीक है, तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर किसी को लेना है तो। कोई बात समझ में ना आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, आपको लास्ट रो में आ गया जी समझ? कर दे साफ? ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपको बता देते हैं। आपको पता है कि एक नाभिक होता है, उसके बाहर जो कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। एक नाभिक होता है, यहाँ ये होता है नाभिक, ठीक है, प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, ये इसकी हैं कक्षाएं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ सब जगह इलेक्ट्रॉन क्या है घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब एक टर्म आता है आयनन विभव। कौन सा आता है? आयनन विभव। इंग्लिश में इसको बोल लेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, जिसमें है कुछ नहीं, कुछ भी टर्म नहीं है, लेकिन होता क्या मुश्किल होता है। अब हम जो आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बंधुता, संयोजकता, आयनन विभव, जब हम होते थे तो हमें समझ में नहीं आता था, पता ही नहीं हमारे टीचरों ने कैसे पढ़ा दिया, हमें समझ में नहीं आया कभी। ठीक है, अब जब हम समझ में आ गया तो थोड़ा सा आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने की। तो आयनन विभव क्या होता है? किसी भी नाभिक के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इतनी बात आपको पता ही है कि जो नाभिक होता है उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको बाहर निकालने की क्षमता, मान लो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ बाहरी कक्षा, अब इसको हमने क्या करना, बाहर खींचना है। तो इसको बाहर खींचने की जो क्षमता है ना, वही तो इलेक्ट्रॉन, वही आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है आपकी। और ये सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा होती है ये उपधातुओं की, और उपधातुओं की आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है। कैसे होगी उपधातुओं की? जैसे क्लोरीन है उपधातु, इसकी होती है ज्यादा। तो क्लोरीन में 2, 8 और 7 होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन में, 2, 8 और 7। अब ये जल्दी से देगा थोड़ी, 7 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देता ये क्या करेगा, कोशिश करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को हम खींच ले। तो इसकी खींचने की क्षमता है बहुत ज्यादा। ठीक है, खींचने की क्षमता इसकी बहुत ज्यादा, और यही हम कह रहे हैं कि जो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, उसको खींचने की ही क्षमता तो आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो किसी भी नाभिक के बाहरी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचने की क्षमता जो है वो आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। ध्यान रखेंगे, उपधातु की ज्यादा होती है और धातुओं की कम होती है। धातुओं की कम क्यों होती है? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, 3, तो ये उठ के चले जाते हैं भाई, जल्दी से अपने बाहरी कक्षा से उठ के निकल जाते हैं। ये कभी कोशिश नहीं करते कि हम भी इलेक्ट्रॉन को खींचे, तो इसलिए धातुओं की कम होती है, उपधातुओं की ज्यादा होती है। तो और कोई ज्यादा एक कंसेप्ट नहीं है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है आपकी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन तो हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? ये भी एक क्षमता होती है धातु या अधातु की, क्षमता ही होती है जो कि इसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को खींच ले। ये जो बाहरी कक्षा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है किसी भी धातु या उपधातु की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे क्लोरीन में क्या होता है आपका? 2 8 7, दो पूरे हैं, ये भी स्टेबल है। यहाँ स्टेबल होने के लिए इसको चाहिए 8, तो क्या चाहिए इसको? माइनस, इसको प्लस, एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ चाहिए। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है। ये भी सेम ही है। उपधातुओं की ज्यादा होती है। उपधातु क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ते, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमता हुआ दिखेगा ना तो खींच लेंगे, तो उपधातुओं की ज्यादा होती है और धातुओं की कम होती है। धातुओं की कम इसलिए होती है क्योंकि इनके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फटाक देसी किसी को भी दे देते, खींचते नहीं है, ये वापस दे देते हैं। ठीक है, तो इनको जो खिंचाएगा ना धातुओं के इलेक्ट्रॉन को, तो वो उपधातु होती हैं और उन्हीं की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। सिर्फ एक सिंगल एक अगर एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो वो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वहीं अगर दो धातुओं को भी तो खींच सकता है, मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक यहाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई दोनों को ही खींच ले। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच ले, जैसे ऑक्सीजन होता है वो O2 उपधातु है, 2 और 6। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2, तो कितने खींच लेगा? 2 को खींच लेगा। खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा जी? समझ में आ रहा है? तो ये 2 को खींच लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को खींचने की अगर क्षमता, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको? 2 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता बोलेंगे इसको। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता बोलेंगे इसको, कि भाई किसी भी नाभिक के बाहर घूम रहे इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि इसको 2 चाहिए और दोनों को ही खींच रहा है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंगल इलेक्ट्रॉन को खींचना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डबल इलेक्ट्रॉन को खींचना या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता जो है ये सबसे ज्यादा होती है आपकी फ्लोरीन की, उससे कम होती है ऑक्सीजन की, उससे कम होती है नाइट्रोजन की, उससे कम होती है क्लोरीन की, आयोडीन की। ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन, तो इस तरह से ये इसकी सीरीज होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नियो नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, आयोडीन। तो जितनी भी आप देख रहे हैं सारी की सारी यहाँ पे धातु उपधातु है। ठीक है, तो उपधातुओं की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है और धातुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये कंसेप्ट बस इतना ही था, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। इससे आगे हम बात करेंगे कल, आयनिक बॉन्ड के बारे में समझेंगे और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए 2-3 डेफिनेशन है और आज कुछ ज्यादा नहीं करेंगे भाई, आज थोड़ा सा काम है, तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 3 ही कंसेप्ट करें आज हमने, कि कोई पदार्थ को जलाएंगे या रिएक्शन करवाएंगे तो कितना देते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल करते हैं। कल हम आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये सारे बॉन्ड की बात हम करेंगे, तो देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। धन्यवाद।